जंगल के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी रात के अंधेरे में नीले रंग का चमकता था। इसे सब जादुई नदी कहते थे। इस नदी में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम तारा था। वो मछली कोई मामूली मछली नहीं थी। वो अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को सदा साफ और मिठास से भरपूर रखती थी, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे। कोमल चिड़िया का परिवार रोज सुबह इस नदी पर दाना चुगने आता था। मम्मा, पापा, देखो, तारा मछली पानी में गोल गोल घूमते हुए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बबलू भैया, और देखो, इसके तैरने से पानी कितना चमक रहा है। कोमल, इस नदी का पानी सच में जंगल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब तारा मछली की वजह से ही है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था और नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी, तभी अंधेरे में दो काले साए नदी के पास आते हैं। वो बादल कौवा और बिजली कौवी थे। इनके पास मछली पकड़ने का जाल था। बिजली, जल्दी करो, चांद की रोशनी में वो सुनहरी मछली साफ दिखाई दे रही है। जल्दी से जाल फेंको और मछली को पकड़ो। हाँ बादल, अगर ये सुनहरी मछली हमारे पास होगी तो इसके सारे जादुई सुनहरी मोती भी हमारे होंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो जाल फेंकती है और तारा मछली को नदी से निकालकर एक मटके में बंद कर देती है। जैसे ही मछली नदी के पानी से बाहर आती है तो नदी की चमक गायब हो जाती है और वो पानी काला और कड़वा होने लगता है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया और इसके दोस्त कबूतर तोता नदी पर पहुंचते हैं तो नदी का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नदी का पानी काला हो चुका था और तारा मछली वहाँ नहीं थी। ओ नहीं, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया और हमारी तारा मछली कहाँ गई? ये पानी तो बिल्कुल कड़वा हो चुका है। इसे कोई पक्षी पी भी नहीं सकता। जरूर ये किसी दुश्मन की शरारत है। दोस्तों, तारा मछली के बिना नदी मर जाएगी और पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। हमें तुरंत इसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से रोता हुआ जुगनू कौवा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। आंटी, आंटी, हमें माफ कर दो। रात को पापा और मम्मा ने लालच में आकर तारा मछली को चुरा लिया था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में गए थे और वहां जाकर वो उसके जादुई मोती निकालना चाहते थे। मुझे पता था, ये बादल बिजली कभी नहीं सुधरने वाले। चलो चिड़िया बहन, चलते हैं, तारा मछली को बचाना होगा। उधर पहाड़ी के पीछे अंधेरी गुफा में बादल कौवा और बिजली कौवी मटके के सामने बैठे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मटके के अंदर तारा मछली रो रही थी, लेकिन कोई भी मोती बाहर नहीं आ रहा था। सुनहरी मछली, जल्दी करो, हमें जादुई मोती दो, वरना हम तुम्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। हाँ, जल्दी करो, तुम्हारा जादू अब हमारे काम आना चाहिए। तभी गुफा के दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकती है। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी, कबूतर, तोता सभी वहाँ पहुँच चुके थे। बबलू और मीना के हाथों में नदी के चमकते हुए नीले पत्थर थे, जिनकी रोशनी से गुफा चमक उठी थी। रुक जाओ बादल कौवे, इस मासूम मछली को आजाद करो, वरना ये जादुई पत्थर तुम्हें यहाँ भस्म कर देंगे। छोटी चिड़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादल जी, मटके को उठाओ और भागो यहाँ से। बादल कौवा जैसे ही मटके को उठाने के लिए पंख बढ़ाता है, मीना और बबलू अपनी चतुराई दिखाते हैं। वो नदी के चमकते हुए पत्थर गुफा की छत पर मारते हैं। शेलो कौवे अंकल, नदी का जादू देखो। वो पत्थर जाल में बदल जाते हैं और कौवे खुद उस जाल में फंस जाते हैं। हाय हाय, मैं फंस गया, बचाओ, कोई बचाओ। कौवा, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। चलो चिड़िया बहन, तारा मछली को नदी में छोड़ आते हैं। फिर सभी पक्षी मटके को लेकर भागते हुए नदी के पास जाते हैं। कोमल चिड़िया बड़े प्यार से तारा मछली को मटके से निकालकर नदी के पानी में छोड़ देती है। मछली के नदी में जाते ही नदी का पानी फिर से चमकने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मुझे बचा लिया।
अब ये नदी तुम्हारे लिए हमेशा मीठी रहेगी। तभी जुगनू कौवा आगे आता है। मछली जी, मेरे माता पिता को माफ कर दो मेरे लिए। जुगनू, तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता को आजाद करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत की दी हुई चीजों पर सबका बराबर का हक होता है। लालच में आकर किसी का नुकसान करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल के किनारे कोमल चिड़िया का एक छोटा सा घर था। घर छोटा जरूर था, लेकिन इसमें प्यार की कोई कमी ना थी। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा मेहनत करके अपने बच्चों मीना और बबलू का पालन पोषण करते थे। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में बादल कौवा और बिजली कौवी का बहुत बड़ा घर था। इनके पास खूब पैसा था। इनका बेटा जुगनू भी इसी घर में रहता था। एक सुबह मीना और बबलू स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा, जरा देखिए ना, मेरी स्कूल की किताब कहाँ रखी है? मुझे देर हो रही है। चिंता मत करो मीना, मैंने तुम्हारी पढ़ाई की किताब साफ करके मेज पर रखी है, वहाँ से उठा लो। मम्मा देखो ना, मेरे स्कूल का बैग कोने से थोड़ा सा फट गया है। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बबलू बेटा, चिंता मत करो। शाम को जब मैं काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा बैग बिल्कुल नया बना दूंगा। अपने बाबा की बात सुनकर मीना और बबलू खुशी से मुस्कुराने लगते हैं और अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। उसी समय बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका बेटा जुगनू उड़ते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। अचानक जुगनू की नजर बबलू के उस पुराने और फटे हुए बैग पर पड़ती है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बबलू, जरा अपना बैग तो देखो, ये स्कूल का बैग है या कोई आलू की पुरानी बोरी? हा 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 हा। क्यों जुगनू, इसमें क्या हुआ? बैग तो सिर्फ किताबें रखने के लिए होता है ना। अरे जाओ जाओ, मेरा चमकदार बैग देखो, ये बाबा ने शहर वाले जंगल से मेरे लिए मंगवाया है। हाँ बेटा जुगनू, इस जंगल में कुछ पक्षी बहुत गरीब हैं, जिनके पास अपने बच्चों के लिए एक नया बैग खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। बिजली कौवी की ये कड़वी बातें सुनकर छोटी मीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मासूम आवाज में कहती है, बिजली आंटी, गरीब होना कोई बुराई या पाप नहीं है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। हा 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 हा। अरे छोटी चिड़िया, ये दिल बड़ा होने वाली बातें सिर्फ गरीब पक्षी खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की ही होती है। ऐसा कहते हुए वो तीनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मीना और बबलू के चेहरे पर उदासी छा गई थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोमल चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी किसी की दौलत देखकर खुद को छोटा या कमजोर मत समझना। हाँ बच्चों, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। असली अमीरी पैसे से नहीं होती, बल्कि असली अमीरी पक्षी का दिमाग, इसका इल्म और इसके अच्छे संस्कार होते हैं। अपने बाबा और मम्मा की बातें सुनकर बच्चे अपने आप को हौसला देते हैं। उनके उदास चेहरे फिर से खिल उठते हैं। कुछ दिनों बाद जंगल के स्कूल में एक बहुत बड़ी अहम घोषणा की जाती है। स्कूल के तमाम बच्चे बड़े मैदान में एक साथ जमा हो जाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल उल्लू माइक में बोलते हैं, सुनो प्यारे बच्चों, अगले इतवार को हमारे जंगल में एक बहुत बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। जो बच्चा भी प्रतियोगिता जीतेगा, इसे सुनहरा मेडल दिया जाएगा और जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी भी घोषित किया जाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जुगनू कौवा भी खुशी के मारे कूद रहा था। ये मेडल मेरा ही होगा। स्कूल खत्म होने के बाद जुगनू कौवा उड़ते हुए अपने घर जाता है। बाबा मम्मा, स्कूल में ज्ञान प्रतियोगिता है, मैं वो सुनहरा मेडल हर हाल में जीतना चाहता हूँ। जुगनू बेटा, चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे। तुम्हें जीतना ही होगा, क्योंकि तुम बादल कौवे के बेटे हो। हाँ बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए कल ही शहर जाएंगे और वहाँ से महंगी और बड़ी बड़ी किताबें खरीद कर लाएंगे। फिर देखना, तुम ही सबसे आगे होगे। उधर दूसरी तरफ कोमल चिड़िया के छोटे घर पर बिल्कुल अलग माहौल था।
इनके पास इतनी महंगी और नई किताबें खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु बच्चों के दिलों में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। मम्मा, पापा, क्या हम दोनों भी इस ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं? क्यों नहीं मीना बेटी, ये मुकाबला तो सबके लिए है, तुम दोनों जरूर हिस्सा लोगे। परंतु मम्मा, हमारे पास तो पढ़ने के लिए शहर की नई नई और महंगी किताबें भी नहीं हैं। बबलू बेटा, याद रखना, ज्ञान किताब की कीमत या इसकी चमक धमक से नहीं आता, बल्कि वो पक्षी की सच्ची मेहनत, लगन और सीखने के शौक से आता है। अपने पापा की बात से बच्चों में नया जोश भर जाता है। उस दिन के बाद से मीना और बबलू दिन रात एक करके खूब मेहनत करते हैं। शाम को वो बंटी अंकल के पास जाकर मुश्किल सवालों के जवाब सीखते हैं। बंटी कबूतर दोनों बच्चों को पेड़ के नीचे छांव में बिठाकर जंगल की पुरानी कहानियाँ और ज्ञान देता है। जिसके बाद वो चीकू तोते के पास जाते हैं, जो इन्हें नदियों और पहाड़ों के बारे में नई नई बातें सिखाता है। आखिरकार मुकाबले का वो बड़ा दिन आ जाता है। पूरा जंगल स्कूल के बड़े मैदान में जमा था। बच्चों, मेरा पहला सवाल गौर से सुनो। हमारे इस पूरे जंगल का सबसे ऊंचा और पुराना पेड़ कौन सा है? सवाल सुनते ही जुगनू कौवा जल्दी से खड़ा हो जाता है ताकि वो सबसे पहले जवाब दे सके। ओ, मुझे इसका सही जवाब नहीं पता। मेरी महंगी किताब में ये नहीं लिखा था। ये देखकर बादल कौवा और बिजली कवि का मुंह उतर जाता है। तभी छोटी मीना अपना पंख खड़ा करती है। प्रिंसिपल जी, इसका सही जवाब है साल का पेड़। वो हमारे जंगल के वसत में है और सबसे ऊंचा है। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे मीना बेटी। मेरा दूसरा सवाल है, हमारे जंगल की नदी के पानी को साफ और पीने के लायक रखने के लिए सबसे जरूरी क्या काम है? इस बार बबलू जवाब देता है। प्रिंसिपल जी, नदी का पानी साफ रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम नदी में कभी भी कूड़ा या गंदी चीजें ना फेंकें और नदी के किनारों को हमेशा साफ रखें। बहुत बढ़िया जवाब बबलू बेटे। इधर एक एक करके मुश्किल सवाल पूछे जाने लगे। जुगनू कौवा महंगी किताबें होने के बावजूद भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा था। बादल जी, ये कैसे हो सकता है? चिड़िया के गरीब बच्चे इतने सही सही जवाब कैसे दे रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ बिजली। इतनी महंगी और शहर की किताबें लाने के बाद भी हमारा जुगनू गरीब बच्चों से पीछे क्यों रह गया? मुकाबले का अंतिम और सबसे अहम राउंड शुरू होता है, जो पूरे मुकाबले का सबसे कठिन सवाल था, जिस पर हार और जीत का फैसला होना था। बच्चों, अब आखिरी सवाल, जो इसका सही जवाब बताएगा वही जीतेगा। बताओ, दुनिया में असली अमीरी किसे कहते हैं? ये सवाल सुनकर पूरे मैदान में शांति छा जाती है। जुगनू कौवा भी मुंह देखता रह जाता है। तभी मीना उठती है। दुनिया में असली अमीरी कभी भी पैसे, सोने चांदी या महंगी चीजों से नहीं होती। तो फिर मीना बेटी, असली अमीरी किससे होती है? साफ साफ बताओ। प्रिंसिपल जी, असली अमीरी हमारे अच्छे संस्कारों, बड़ों के अदब और हमारी कड़ी मेहनत और हमारे पास मौजूद अच्छे ज्ञान से होती है, जो बांटने से और बढ़ता है। ये जवाब सुनकर जंगल के पूरे पक्षी हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, सुंदर जवाब। यही इस सवाल का सही उत्तर है। मुझे फख्र है तुम पर बेटी। तो पक्षियों, इस वर्ष की सबसे बड़ी ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता हैं हमारी लाडली मीना और बबलू। ये सुनते ही कोमल चिड़िया, बंटी कबूतर, चीकू तोता और चंदू चिड़ा सब खुशी से झूमने लगते हैं। मम्मा, बाबा, देखो, हम जीत गए, हम सच में जीत गए। हाँ बबलू भैया, हमारी मेहनत रंग ले आई। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुमने आज साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दूसरी ओर कोने में जुगनू कौवा अकेला उदास खड़ा था। आज पहली बार वो ये बात अच्छे से समझ रहा था कि सिर्फ महंगी चीजें
या पैसे होने से कोई पक्षी महान नहीं बनता। मीना और बबलू, तुम दोनों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जुगनू भैया। मुझे माफ कर देना बबलू, मैंने उस दिन तुम्हारे पुराने बैग का मजाक उड़ाया था और तुम्हें गरीब कहा था। कोई बात नहीं जुगनू भाई, हम सब दोस्त हैं। तुम उदास मत हो, अगली बार हम सब मिलकर पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली अमीरी पैसे और महंगी चीजों में नहीं, बल्कि ज्ञान, मेहनत और अच्छे संस्कारों में होती है। जो पक्षी मेहनत और लगन से सीखते हैं, वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। वक्त आ गया है, वो शिकारी चील फिर से वापस आ रही है। खुदा के लिए सब अपनी अपनी जगह पर छुप जाओ। आज हमें हर हाल में बचना होगा। जब तक वो शिकारी यहाँ से चला नहीं जाता, कोई भी अपनी जगह से बाहर निकलने की गलती मत करना। मुझे आप सबकी जान बहुत प्यारी है, प्लीज अपना ख्याल रखना। एक तरफ आसमान का सीना चीरती हुई वो बेरहम शिकारी चील अपने बेगुनाह शिकार की तलाश में तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी पैनी नजरें हर हलचल पर टिकी थीं। लेकिन दूसरी तरफ मासूम चिड़ियों ने भी मौत को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी चालाकी की जिसकी शिकारी को भनक तक न थी। सबने अपने अपने आशियाने खाली कर दिए। कोई उस पुराने पेड़ के अंधेरे खोखल में समा गया, कोई घनी झाड़ियों के पीछे दुबक गया, तो कोई चट्टानों की ओट में अपनी सांसें थामकर बैठ गया। पूरा जंगल पल भर में सूना हो गया और ठीक उसी पल हवा में एक सरसराहट हुई और वो खूंखार शिकारी चील ठीक उसी जगह आ पहुंची। अरे, जंगल के सभी चिड़िया मर गए हैं क्या? किसी को बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब के सब गायब। शायद उस सामने वाले झोपड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं डरपोक कहीं के। सुनो पक्षियों, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। तुम में से कोई एक, हाँ सिर्फ कोई एक चिड़िया चुपचाप बाहर आ जाओ और मेरी भूख मिटाओ। अगर खुद से बाहर नहीं आए तो याद रखना, मैं इस झोपड़ी को उखाड़ फेंकूंगा और तुम में से एक एक को ढूंढकर जिंदा चबा जाऊंगा। सभी को खा जाऊंगा मैं। अब बताओ, कौन बनेगा मेरा नाश्ता, या फिर मैं खुद आऊं? जंगल में छाई उस सुनसा खामोशी को चीरते हुए विलन की आवाज गूंजी, पर बदले में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई भी चिड़िया बाहर नहीं आई। किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मौत के फरिश्ते के सामने खड़ी हो सके। अपना ऐसा अपमान देखकर चील का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच गया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अपने भरी पंखों को झटकते हुए वो गुस्से में बिलबिला उठा। अच्छा, तो तुम सब मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? गुस्से में कांपते हुए चील ने दरवाजे को जोर से झटके के साथ खोला और गार्डन उठाकर अंदर देखा। पर ये क्या, वहां कोई नहीं था। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। सारी चिड़िया वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। चील की लाल आंखें गुस्से और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसका शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। मुझसे बचकर जाओगे कहाँ? तो सारे के सारे चिड़ियां दबे पांव यहां से फर्रार हो गए। उन्हें लगता है कि वो इस जंगल के राजा यानी मुझसे जीत जाएंगे। पागल है सब के सब। मुझे पता लगाना ही होगा। आखिरकार इस जंगल के पक्षी गए तो गए कहां? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उन्हें? वो चाहे पटालों में छुपे हों या आसमान की उन चैनों में, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। एक एक का शिकार करूंगा मैं। उनके पैरों की फड़फड़ाहट उन्हें मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। जब तक मैं उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा ना कर दूं, इस विलन को चैन नहीं आने वाला। छुप लो जितना छुपना है। जब मैं ढूंढने निकलूंगा तो मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। गुस्से से तमतमाया हुआ चील जब खाली घर देखकर वहां से उड़ जाता है, तब चारों तरफ पसरा सन्नाटा धीरे धीरे कम होता है। चील के जाते ही सभी पक्षी अपनी गुप्त जगहों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिख रही है। कोमल बहन, हमारे नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम डर कर ऐसे ही बैठे रहें तो वे मर जाएंगे। अब हमें भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा। हाँ कोमल बहन, तोता भाई ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले क्यों ना तुम एक बार अपने जादुई आईने में देख लो कि वो शिकारी चील इस वक्त कहाँ है। कहीं वो आसपास ही तो नहीं मंडरा रहा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारा यह मशवरा बिल्कुल ठीक है।
मैं अभी देखती हूँ कि उस जालिम चील के दिमाग में क्या चल रहा है। कोमल चिड़िया दौड़कर अंदर जाती है और चमचमाते जादुई आईने के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करती है। आईने की रोशनी चमकती है और उसमें दिखाई देता है कि शिकारी चील अपनी अंधेरी गुफा में गहरी नींद सो रहा है। दोस्तों, चील अपनी गुफा में सो रहा है। यही सही मौका है। कालू भाई, बिजली भाभी, आप दोनों हमारे बच्चों के पास यही रुकिए और उनका ध्यान रखिए। हम सब जल्दी से दाना ढूंढकर लौटते हैं। हाँ हाँ कोमल बहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, बच्चों की चिंता मत करना। और हाँ, आते वक्त हमारे लिए भी थोड़ा दाना लेते आना। कोमल, तोता और कबूतर तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए दाने की तलाश में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। जैसे ही सीधे साधे पक्षी वहां से जाते हैं, कालू और बिजली के चेहरों से शराफत का नकाब उतर जाता है। उनके दिलों में लालच जाग उठता है। सुनो जी, मैं रोज रोज ये रूखा सूखा दाना खाकर थक चुकी हूँ। क्यों ना आज मौका अच्छा है, इन चिड़ियों के मखमली और मुलायम बच्चों को ही चट कर जाएं। बड़ा मजा आएगा। नहीं बिजली, ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर हमने बच्चों को खाया तो सबको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा काम है। मेरे पास इससे भी बेहतरीन और तगड़ी स्कीम है। कैसी स्कीम जी? क्यों ना हम ये जादुई आईना ही चुरा लें। हम इसे सीधे शिकारी चील के पास लेकर चलेंगे। उसे बता देंगे कि चिड़ियां इसी आईने के दम पर उससे बचती हैं। चील खुश होकर हमें रोज ताज़ा मांस खाने को देगा और हमारा जंगल पर राज होगा। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है। चलो, देर किस बात की। कालू और बिजली चुपके से घर के अंदर घुसते हैं, भारी जादुई आईने को अपने पंजों में दबाते हैं और दुन दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ कोमल और उसके दोस्त अपनी चोंच में दाना दबाए खुशी खुशी वापस लौट रहे हैं। कोमल बहन, चलो अब जल्दी घर चलें। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे होंगे। हाँ, आज के लिए इतना दाना काफी है। शाम होने वाली है। सभी पक्षी घर पहुंचते हैं। कोमल जैसे ही जादुई आईने वाली जगह पर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर से चीखती है, अनर्थ हो गया। हमारा जादुई आईना यहाँ नहीं है। किसी ने उसे चुरा लिया है। अगर वो आईना शिकारी चील के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें उसे फौरन ढूंढना होगा। कोमल बहन, कालू कौवा और बिजली भी तो घर पर नहीं है। बच्चे यहाँ अकेले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं दोनों गद्दारों का है। वे आईना लेकर चील के पास ही गए होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और उन्हें ढूंढो। सभी पक्षी हवा में उड़कर चारों ओर कालू और बिजली को तलाशने लगते हैं। काफी देर तक आसमान और जमीन छानने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता तो कोमल चिड़िया बुरी तरह थक कर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। न कालू बिजली का पता है और ना ही आईने का। अब तो हमें ये भी नहीं मालूम कि चील किस वक्त हम पर हमला कर दे। अचानक वो विशाल पेड़ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी टहनियां हिलती हैं और वो एक भारी दयालु आवाज में बोल पड़ता है, अरे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है जो तुम्हारे सब्र के आंसू बह रहे हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? कालू की गद्दारी और चील के खौफ की पूरी कहानी सुना देती है। बस इतनी सी बात? डरो मत कोमल, तुम बहुत नेक दिल हो। ये लो, मेरा जादुई सेब, इसे अपने पास रखो। तुम इसे जो भी हुक्म दोगी, ये पलक झपकते ही उसे पूरा कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई। आपने हमारी जान बचा ली। कोमल सेब लेकर उड़ती हुई अपने घर पहुंचती है, जहां तोता और कबूतर पहले से ही डरे हुए बैठे थे। कोमल बिना देर किए जादुई सेब को हवा में उछालती है। हे जादुई सेब, हमारी रक्षा करो। मेरे इस पूरे कच्चे घर को एक फौलादी और अटूट सेब के घर में बदल दो। एक तेज जादुई रोशनी चमकती है और चिड़ियों का घर एक विशाल, बेहद मजबूत लाल सेब के आकार के किले में बदल जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा और बिजली चील को लेकर आ रहे होते हैं। चलो चील भाई, जल्दी चलो। इस वक्त सारी चिड़ियां अपने घर में दुबकी होंगी। आज तो दावत होगी। और हाँ चील भाई, भूलना मत,
थोड़ा मलाईदार मांस हमारे हिस्से का भी है। आखिर रास्ता और जादुई आईने का राज मैंने ही तो बताया है। तुम दोनों को तुम्हारी गद्दारी का इनाम जरूर मिलेगा। चलो, आज इस जंगल का आखिरी दिन है। तीनों उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर तीनों हवा में ही ठिठक जाते हैं। अरे, ये क्या बकवास है? यहाँ चिड़ियों के घोंसले की जगह ये अजीब सा विशाल सेब कहाँ से आ गया? चील भाई, दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि इन चालाक चिड़ियों ने बचने के लिए इसके अंदर शरण ली है। अच्छा, तो इन्हें लगता है कि ये मामूली फल मुझे रोक लेगा। अभी इस घर के टुकड़े टुकड़े करता हूं। चील पूरी ताकत से अपने पैनी पंजों और चोंच से उस सेबनुमा घर पर हमला करता है, लेकिन वह घर फौलाद जैसा मजबूत था। चील को ही चोट लगती है और वह दर्द से कराह उठता है। कोमल बहन, बाहर कोई बहुत जोर जोर से हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये चील की ही आवाज है। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। हे जादुई सेब, जो दुष्ट बाहर खड़ा होकर हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत लोहे के एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दो। सेब से एक जादुई किरण निकलती है। चील कुछ समझ पाता उससे पहले ही आसमान से एक भारी लोहे का पिंजरा गिरता है और चील उसमें पूरी तरह कैद हो जाता है। ये देखकर कालू कौवा और बिजली के होश उड़ जाते हैं। सेब का दरवाजा खुलता है और सभी पक्षी शान से बाहर आते हैं। मजा आ गया चील भैया। क्यों, कैसी रही? और ओए गद्दारों, तुम दोनों यहां से चुपचाप भागते हो या तुम्हें भी इसी पिंजरे में ठूस दिया जाए? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम अभी जाते हैं। कालू और बिजली अपनी जान बचाकर जंगल से दुम दबाकर भाग जाते हैं। कोमल पिंजरे में बंद चील के पास जाती है। देखो दुष्ट चील, तुम्हारी क्रूरता का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर आजाद कर सकती हूँ। तुम्हें इसी वक्त ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो इस पिंजरे से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। बोलो, मंजूर है? हाँ कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं कि इस जंगल में कभी अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। मुझे छोड़ दो। कोमल जादुई सेब को इशारा करती है। पिंजरे का दरवाजा खुलता है और चील बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर आसमान की तरफ भाग जाता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम पूरी तरह आजाद हैं। अब न हमें इस जालिम चील का खौफ है, न घर उजड़ने की चिंता और न ही दाने की कोई कमी। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं और जादुई सेब के साए में हमेशा के लिए सुखी रहने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जादुई कहानी? इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गद्दारी का अंत हमेशा बुरा होता है और एकता में ही असली शक्ति होती है। जंगल में कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी को कोमल की जरूरत होती तो बंटी सबसे पहले पहुंचता था, और अगर बंटी किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोमल चिड़िया इसके मदद के लिए दौड़ी चली आती थी। मीना, बबलू, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी अक्सर इनके साथ ही अपना समय बिताते थे। परंतु जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थे बादल कौवा, बिजली कवि और उनका बेटा जुगनू। एक दिन बादल कौवा पेड़ पर बैठा कोमल और बंटी को आपस में हंसकर बातें करता हुआ देख रहा था और जल भुन रहा था। देखो तो बिजली, ये दोनों हर समय साथ साथ ही घूमते रहते हैं। हाँ बादल जी, मुझे तो इनकी ये गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मम्मा, क्यों ना कोई चाल चलकर इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़वा दी जाए। बेटे की बात सुनकर बादल कौवा हंसने लगता है। वाह जुगनू, ये तो मैं भी कब से सोच रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी बादल कौवा बहुत उदास चेहरा बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। बंटी भाई नमस्ते, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बादल भाई, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो?
बंटी, मुझे तो ये बात तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। बादल, आखिर ऐसी क्या बात है, साफ साफ बताओ। अच्छा, अगर तुम कह ही रहे हो तो बता देता हूँ। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ गया था। वहाँ मैंने कोमल चिड़िया को कहते सुना था कि बंटी कबूतर तो बहुत भोला है। मैं इससे जो भी कहती हूँ वो चुपचाप मेरी बात मान जाता है। बादल कौवे की ये बात सुनकर बंटी कबूतर चौंक जाता है। नहीं बादल, कोमल मेरी सच्ची दोस्त है, वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। भाई, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूंगा, मैंने जो सुना था तुम्हें बता दिया। ये कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर बिजली कभी कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन नमस्ते, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में क्या बातें हो रही हैं? नमस्ते बिजली बहन, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, बंटी कबूतर सबसे कह रहा था कि वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है, लेकिन तुम इतनी मगरूर हो कि कभी उसका एहसान ही नहीं मानती। क्या बंटी भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा है? हाँ कोमल बहन, मैंने खुद अपने कानों से सब सुना है, तभी तुम्हें बताने आई हूँ। कोमल चिड़िया को भी बिजली कवि की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बिजली कवि की बातों की वजह से इसके मन में भी थोड़ा सा संदेह आ गया था। इस दिन शाम को जब बंटी और कोमल नदी के पास आमने सामने आती हैं, तो दोनों पहले की तरह खुश नहीं थे और दोनों के दिलों में वो झूठी बातें खटक रही थी। नमस्ते कोमल। नमस्ते बंटी भैया। वो दोनों बस इतनी सी बात करते हैं और उदास होकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। चिड़िया की बेटी मीना ने पेड़ के पीछे ये सब देख लिया था। मम्मा, आप और बंटी अंकल आज इतने उदास क्यों लग रहे थे? क्या कोई झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ मीना, बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। तुम जाकर खेलो। उधर दूसरी तरफ बबली कबूतरी भी बंटी कबूतर को परेशान देखकर यही सवाल पूछती है। क्या बात है जी, आज आप कोमल बहन से बिना बात किए ही वापस आ गए? कुछ नहीं बबली, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब बदल गया है। दोनों के दिल में ही कौवों की हुई बातें घूम रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब कोमल और बंटी पहले की तरह कभी साथ नहीं दिखाई देते थे। ये देखकर बिजली और बादल, जुगनू सब बहुत खुश थे। बाबा, देखा हमारी योजना कितने अच्छे से काम कर गई। हाँ जुगनू बेटा, अब इनकी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। परंतु इन कौवों को ये नहीं मालूम था कि सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी तेजी से भरने लगता है। मीना और बबलू घर के पास खेल रहे थे। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, नदी के पास ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते बबलू का ध्यान पड़ जाता है और वो नदी के तेज बहाव वाले किनारे पर पहुंच जाता है। अचानक मिट्टी हटती है और इसका पाँव फिसल जाता है। वो अचानक नदी के पानी में गिर जाता है। बचाओ मम्मा, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नदी का तेज बहाव बबलू को अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। ये देखकर मीना बुरी तरह से घबरा जाती है। मम्मा जल्दी आओ, बबलू नदी में गिर गया है। ये सुनते ही कोमल चिड़िया दौड़ती हुई नदी के किनारे आती है। बबलू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? कोमल चिड़िया उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसी समय बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही वो बबलू के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो चौंक जाता है। अरे नहीं, ये तो बबलू की आवाज है, लगता है वो मुसीबत में है। पुरानी नाराजगी को एक पल में भुलाकर कबूतर तेजी से नदी की ओर उड़ पड़ता है। बंटी अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता, तेजी से उड़कर बबलू तक पहुंचने की कोशिश करता है। बबलू अब पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बह रहा था। अगर वो इससे टकरा जाता तो इसे चोट लग सकती थी। बंटी अपनी पूरी ताकत से उड़ता है
और झपट कर बबलू को अपने पंजों में जकड़ लेता है। बंटी अंकल, मुझे बचा लीजिए। डरना मत बेटे, जब तक तुम्हारा अंकल साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंटी कबूतर अपने पंजों में लेकर बबलू को किनारे की तरफ उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो किनारे पर पहुंच जाता है। चिड़िया दौड़कर बबलू को अपने पंखों से लगा लेती है। बबलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बंटी अंकल ने बचा लिया। बंटी भैया, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोमल बहन, बबलू मेरा भी तो बेटे जैसा है और दोस्तों के बीच एहसान की बात कहाँ से आ गई? ये सुनते ही कोमल को बिजली का पी की कही हुई वो बात याद आती है कि बंटी एहसान जताता है। और बंटी को भी अचानक बादल कपी की वो बात याद आ जाती है कि कोमल तुम्हें बेवकूफ कहती है। दोनों को तुरंत एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है। बंटी भैया, सच बताइए, क्या आपने सच में किसी से कहा था कि मैं आपका एहसान नहीं मानती? क्या मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुमने तो दूसरों से ये कहा है कि मैं बहुत भोला और बेवकूफ हूँ। कभी नहीं बंटी भैया, मैं तो हमेशा तुम्हारी इज्जत करती हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब इन्हें सारी बात समझ में आ गई थी। इसका मतलब है हमारी पक्की दोस्ती तोड़वाने वाले कोई और नहीं, वो काफी हैं। उसी समय बादल काफा, बिजली काफी और उनका बेटा जुगनू भी ये देखने के लिए वहाँ पहुँच गए थे कि नदी के पास क्या हुआ है। लेकिन वहाँ सबको ठीक देखकर वो घबरा जाते हैं। बादल, बिजली, सच सच बताओ, क्या तुमने हमसे झूठ बोला था? बंटी और चिड़िया का गुस्सा देखकर बादल काफा घबरा जाता है। तो वो बंटी भैया, वो ऐसी बात है कि बादल, सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। अपने माता पिता को इतना डरा हुआ देखकर छोटा जुगनू पूरी तरह से डर जाता है और रो पड़ता है। बाबा, आप सच बता दीजिए, हमने ही झूठ बोला था कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। जुगनू के मुंह से ये सुनते ही कप्पा परिवार की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं खड़े चीकू तोता चिंकी तोती का तो गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। बादल, तुमने दोस्ती तोड़वाने के लिए इतना बड़ा और गंदा झूठ बोला। ये बहुत गलत बात है। ऐसे मक्कार पक्षियों को सजा मिलनी चाहिए। बादल और बिजली सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। कोमल बहन, बंटी भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ चिड़िया बहन, बंटी भाई, बादल जी ठीक कह रहे हैं। हम कभी दोबारा ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। कोमल और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बादल भैया, सच्ची दोस्ती किसी के झूठ बोलने से नहीं टूटती, क्योंकि इसकी बुनियाद भरोसे पर होती है। बिल्कुल ठीक कहा कोमल बहन, सच के सामने झूठ हमेशा हार जाता है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा विश्वास, प्यार और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। किसी की भी बात सुनकर अपने सच्चे दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ और गलतफहमियां रिश्तों में बहुत बड़ी दूरी ला सकती हैं। सच्चे दोस्त हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और जान पर खेलकर भी दोस्ती निभाते हैं। जंगल के एक सुंदर किनारे पर कोमल चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर अंगूरों का बाग था। इस बाग में दूर दूर तक लंबी लंबी हरी बेलें फैली हुई थीं, जिन पर हर साल बहुत ही मीठे, रसीले और चमकदार अंगूर लगते थे। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा और इनकी बेटी मीना और छोटा बबलू मिलकर रात दिन इस बाग की देखभाल करते थे। एक सुबह जब कोमल चिड़िया रोज की तरह मुस्कुराती हुई अपने बाग में पहुंचती है, तो वहां का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। वो चिंतित हो जाती है। बाग की बेलों के पत्ते मुरझाए हुए थे और जमीन की मिट्टी सूखी पड़ी थी। अरे, ये अचानक क्या हो गया? हमारे इतने सुंदर बागीचे की ये हालत कैसे हो गई? मम्मा, देखो ना, पानी ना मिलने की वजह से हमारे बागीचे के कुछ अंगूर तो अभी से सूखने और काले पड़ने लगे हैं।
हाँ मम्मा, मीना दीदी ठीक कह रही हैं। अगर बारिश नहीं हुई या हमें पानी नहीं मिला तो हमारा पूरा बागीचा खराब हो जाएगा और फिर हमें खाने को मीठे अंगूर भी नहीं मिलेंगे। बबलू की बात सुनकर कोमल चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। इधर पूरे जंगल में सूखा पड़ने लगा था। छोटे छोटे तालाब और नदियाँ सूख रही थीं और हरी घास पीली पड़ चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी पानी की बूंद बूंद के लिए परेशान थे। इसी जंगल के दूसरे कोने में बादल कौवा बिजली कौवी रहते थे, जो कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने एक पुराने कुएं के पास नया घर बनाया था और खुशकिस्मती से उस कुएं में अभी भी काफी पानी बचा हुआ था। बादल जी, जरा देखो, पूरे जंगल के पक्षी प्यासे मर रहे हैं, परंतु हमारा कुआं अभी भी पानी से भरा हुआ है। हाँ बिजली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे जंगल में पानी की कमी है और पानी का एक एक कतरा हीरे जैसा कीमती हो चुका है। तो फिर बादल जी, हमें इस कठिन समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए और दूसरे पक्षियों की मजबूरी का सौदा करना चाहिए। दोनों लालची कौवे ये सोचकर हंसने लगते हैं। अगली सुबह कोमल चिड़िया अपने मुरझाए हुए बागीचे को बचाने के लिए पानी की खोज में निकल पड़ती है। वो जंगल में कई जगह पर जाती है, परंतु हर तरफ सिर्फ सूखी मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। कोमल चिड़िया पूरा जंगल छान मारती है, परंतु उसे कहीं भी पानी का एक कतरा नहीं मिलता। आखिरकार उड़ते उड़ते उसे बादल कौवे का वो पुराना कुआं दिखाई देता है, जिसमें पानी चमक रहा था। वो उम्मीद की किरण लेकर कुएं के पास उतरती है। बादल भैया, बिजली बहन, मेरे अंगूरों का बगीचा पानी के बगैर सूख रहा